गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। देखिए, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, मुख्य मान चाहिए। तो इस पर मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि इसका मुख्य मान का क्या मतलब, प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब है, पर क्वेश्चन में भी फिर भी समझाएंगे आपको। तो सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालिए। अब मैं कह लेता हूं कि लेट, माना मैंने क्या कहा, लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, मेरे पास y है, कॉस इनवर्स -1/2 आपका y है, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, वो मैं आपसे कह रहा था कि यदि मैं कहीं पर ऐसा लिखता हूं y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। ऐसा हो जाता है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, x की वैल्यू निकाले तो कॉस इनवर्स y हो जाएगा। और कहीं पर दे रखा है कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू y, और यदि x की वैल्यू निकालनी होगी तो कॉस इनवर्स y के साथ चला जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। वही मैं यहां पर कर रहा हूं, कॉस इनवर्स -1/2 y माना हुआ है, तो -1/2 कितना हो जाएगा कि कॉस इनवर्स इस कॉस के साथ चला जाएगा। अब बात ये आती है कि कॉस y कितने पर -1/2 होता है। ठीक है, कॉस y कितने पर, या आप कह सकते हैं कि y कितने डिग्री पे -1/2 हो जाता है। क्वेश्चन आपके पास ये है, कितने डिग्री पे y, या cos y आप कह सकते हैं कितने डिग्री पे cos y आपका -1/2 हो जाता है। और आपने पढ़ा है cos इनवर्स y के लिए, cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आप जानते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा मान, मुख्य शाखा मान बता सकते हैं कितना होता है। कॉस के लिए, कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है, बता सकते हैं स्टूडेंट्स? सौरभ, सूरज, कितना होता है 0 से, हाँ करेक्ट, ये होता है, हाँ यस, 0 to पाई होती है। ठीक है, और वो भी क्लोज इंटरवल के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल की जो वैल्यू आएगी यहां पर, क्योंकि cos y -1/2 है, तो यहां पर कितने डिग्री पे होगा, तो वो 0 और पाई के बीच आना चाहिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए cos की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, आप इस चीज को जानते हैं कि cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू -cos थीटा होता है, और cos पाई माइनस थीटा भी -cos थीटा ही होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, cos पाई प्लस थीटा भी -cos थीटा होता है, और cos पाई माइनस थीटा भी -cos थीटा होता है। तो यहां पर मैं इसको तो ले नहीं सकता, क्योंकि तो पाई से बड़ा हो जाएगा, और मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से पाई है, तो 0 पाई से बड़ा एंगल तो मैं ले नहीं सकता। मुझे 0 और पाई के बीच का एंगल चाहिए, या तो 0 हो जाए या पाई हो जाए, या 0 और पाई के बीच आ जाए। तो ये तो पाई से बड़ा है, इसको तो लूंगा नहीं, पाई माइनस थीटा वाला लूंगा, और पाई माइनस थीटा आपका निश्चित ही 0 से पाई के बीच आएगा। अब आपको वैल्यू चाहिए कितनी, 1/2। तो आप जानते हैं कि cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। cos 60 डिग्रीज का मान, ठीक है, cos 60 डिग्रीज आपका 1/2 होता है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, cos y इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। ठीक है, क्योंकि cos आप जानते हैं कि cos पाई माइनस
पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3। और पाई बाई 3 में 60 डिग्री पे कॉस 60 आपका 1/2 होता है, नेगेटिव आ गया यहाँ पर। तो सीधी सीधी बात हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट कि कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू -1/2 होगी। अरे कॉस वाई हो गया, ये भी कॉस वाई है, ये भी कॉस में है। तो दिस इंप्लाइज दैट आप y की वैल्यू लिख देंगे, y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया 2 पाई बाई 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान, मुख्य मान, मुख्य मान 2 पाई बाई 3। ठीक हो गया, इसका मुख्य मान आपका कितना आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। अब ये मुख्य मान इसको क्यों कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है ये वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो वैल्यू पड़ेगी वो 2 पाई बाई 3 होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं मैं आपसे पहले भी आपसे बातचीत कर चुका हूँ और ये चीज आपको दिमाग में अच्छे ढंग से रख देनी है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन, इस बारे में पहले भी कहा है, एक बार और बता देता हूँ कि माना आप जानते हैं कि साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, ये होता है 1/2। ठीक है, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 होगी। यदि मैं ये लिखूं कि साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये भी आपका 1/2 ही आएगा। साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6, ये भी आपका 1/2 आएगा। साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 6, ये भी आपका 1/2 आएगा। चलता रहेगा ऐसे ही। साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 6 भी 1/2, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 6 भी 1/2, ऐसा चलता रहेगा। आप देख रहे हैं, तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी। इनफाइनाइट एंगल्स हैं जिन पे साइन की वैल्यू 1/2 है, तो कौन सा एंगल लें, इसीलिए यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। उस एंगल को ले रहे हैं हम जो कि 0 टू पाई के बीच, कॉस के केस में यहां पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है आपको। ऐसी मैं कॉस का देखूं, देखिए कॉस, आप देखिए पाई बाई, चलो 6 लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। कॉस 4 पाई प्लस, ये इस एग्जाम्पल को ले लेता, चलो आप समझ रहे होंगे मेरा आशा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 अप टू सो ऑन। कॉस 6 पाई प्लस पाई बाई 6, कॉस 8 पाई प्लस पाई बाई 6, अनंत कॉस की, अनंत कॉस के ये डिफरेंट एंगल के लिए इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। तो कौन सी वैल्यू लें, इसलिए यहां पर आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर पड़ेगी। तो इसे कंफ्यूज नहीं करना आपको कि मैं कौन सा लूं, ये तो बहुत से मान होते हैं। ऐसा आपको वो वैल्यू लेनी है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी 0 टू पाई है। तो एंगल मेरे पास किस एंगल पे, -1/2 होगा कॉस। तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 पे भी है, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 पे भी मैंने आपसे कह दिया है। पर पाई प्लस पाई बाई 3 इसलिए नहीं लिया, 0 से पाई से बाहर जा रहा है, 0 टू पाई से बाहर जा रहा है, कहने का मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर जा रहा है, तो इसलिए मैंने पाई माइनस पाई बाई 3 वाला लिया। क्योंकि कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 आपका 2 पाई बाई 3 हो जाता है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर पड़ेगा। तो कॉस के भी अनंत मान होंगे, मतलब ये कॉस वाई, वाई के अनंत मान होंगे, जिनके लिए कॉस वाई आपका कितना हो रहा है, जिनके लिए कॉस वाई आपका -1/2 आ रहा है, वाई के ऐसे अनंत मान होंगे। अब आप कौन सा लेंगे, आप उस वैल्यूज को लेंगे, ठीक है, जो 0 से पाई के बीच पड़ेगी कॉस के केस में, उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर पड़ रही है। अब आपके समझ में क्लियर आ गया होगा कि क्यों ऐसी बात है। और आपने ये भी देखा था
कि 0 से पाई के बीच में, पीछे जब मैंने दूसरा लेक्चर आपको क्लियर किया था, तो कॉस के 0 से पाई के बीच में +1 और -1 सारी वैल्यूज आ जाती है। तो इतना लेना पर्याप्त है, कॉस को पूरा डिफाइन करने के लिए इतना लेना पर्याप्त है। ठीक है, बाकी सब रिपीटिशन का खेल है, सब रिपीटिशन हो रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट समय पर नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, समय पर जुड़े आप। देखिए, टाइम इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंड। आप लेट जुड़ेंगे तो अब हमने एक क्वेश्चन करके कुछ बच्चे अब जुड़ रहे हैं, आप समय पर जुड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूं। इसको देखिए, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 की आपको मुख्य मान चाहिए, इसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब tan इनवर्स की इसका जब प्रिंसिपल वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है ना, तरीका वही है। माना लेट, तरीका हमारे पास काम का वही है कि tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने y ले लिया, तो दिस इंप्लाइज दैट tan y, अभी tan इनवर्स यहां चला जाएगा तो tan के रूप में चला जाएगा, tan y इज इक्वल टू -1 हो गए। ठीक है, इधर -1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan यहां जाकर के tan y बन गए, tan y इज इक्वल टू -1। अब इस बात को आप जानते हैं, दिस इंप्लाइज दैट tan y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं tan π/4, tan π/4 इज इक्वल टू -1। आप जानते हैं tan 45 डिग्री आपका -1 होता है। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकता हूं मैं tan y इज इक्वल टू tan π-π/, सॉरी -π/4 कर लेता हूं, क्योंकि इस बात को मैं जानता हूं कि tan -θ इज इक्वल टू -tan θ। इस बात को आप जानते हैं, tan -θ इज इक्वल टू -tan θ आप जानते हैं। तो इस नेगेटिव को मैं अंदर ले लूंगा और जब खोलूंगा तो फिर बाहर आ गया। ठीक हो गया। अभी जो -π/4 है, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुख्य मान शाखा किसके लिए? और tan इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी क्या होती है? tan इनवर्स के लिए रेजिस्टेंट आप जानते हैं, ये होती है आपकी -π/2 से π/2 के बीच में। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल, ना तो π/2 है क्योंकि tan π/2 का आपका इन्फिनिटी हो जाता है, न -π/2 पे tan -π/2 पे आपका इन्फिनिटी चला जाता है, तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये ओपन इंटरवल है, ना तो इसमें π/2 है ना -π/2 है, पर -π/2 से π/2 के बीच। कहने का मतलब हुआ कि +90 से -90 के बीच में सारे एंगल आ जाते हैं इसके बीच में। अब आप देखिए -π/4 यहाँ बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। +90 से -90 के बीच में -45 पड़ता ही है, तो किसका मतलब ये -π/4 यहाँ है कि नहीं है? ठीक है, तो अब आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मीन्स मेरे पास क्या है, tan y इज इक्वल टू tan -π/4, दिस इंप्लाइज है। अब जब मैं एकदम कंफर्म हो गया, आश्वस्त हो गया कि ये वैल्यू, एंगल की वैल्यू कहां पड़ रही है, यहां आ जा रही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तब मैं इसको क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू -π/4। ठीक है, tan y इज इक्वल टू tan समथिंग, tan दोनों तरफ हटा लीजिए, ये ऑपरेटर यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, तो y की वैल्यू -π/4 होगी।
एंड व्हाट इज वाई, वाई आपके पास क्या है, वाई आपके पास है दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स -1, वाई माना हुआ है ना, वाई है एक्चुअली है क्या वाई, tan इनवर्स -1 है, उसकी वैल्यू आ गई -π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या लीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, मुख्य मान किसका, इसका मुख्य मान कितना निकला इसका, -π/4 आ गया। बस ये तो करना है, ठीक है दोस्तों, कितने अच्छे क्वेश्चन है देखिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, कई बार 1 मार्क्स का तो यहां से आता ही आता है, कई बार थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो बढ़िया तैयारी करिए, ठीक से तैयारी करिए आप इस एक्सरसाइज की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। एक तो मैं आपसे कह रहा हूं कि साइन इनवर्स से लेकर के कॉसेक इनवर्स तक सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप बिल्कुल उसको रख डालें, ठीक है, एट टाइम एग्जाम में तो सोच के नहीं होगा, तो दिमाग में डाल दीजिए, 6 तो कुछ बातें हैं, 6 बातें हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट कराना सीखना आपने, रिलेट, उससे याद करने में भी थोड़ा आसानी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। अब आप देखिए सेक का इनवर्स क्या होता है, सेक किसका प्रतिलोम है, कॉस का है, ठीक है, आप जानते हैं सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x, ठीक है, तो आपका cos x आपका √3/2 कब होता है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल सेक है ना, तो cos की जो वैल्यू √3/2 पर है x की, cos x जिस एंगल पे cos x √3/2 है, उसी एंगल पे sec x में 2/√3 हो जाना है, ठीक है, इसी में आप यदि sec x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1/cos होता है, cos मतलब √3/2, अरे ऊपर मल्टीप्लाइंग हो जाता था 2/√3, इस बात को आप जानते हैं। तो सीधा सीधा sec की ओर बढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि cos की वैल्यू कितने डिग्री पे, इसका 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 आप समझ लीजिए, इनवर्स कर लीजिए, प्रतिलोम, √3/2 कितने पे होता है, cos 30 होता है, ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है इतनी, ठीक है, तो उतने sec 30 पर भी हो जाएगा, ठीक है, तो sec 30 पे उसका इनवर्स, उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, cos x यदि √3/2 है तो sec x क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो चलिए मैं मान लेता हूं, लेट sec इनवर्स 2/√3 is equal to y, this implies that sec y is equal to 2/√3, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर सेक इनवर्स, ठीक है, मुख्य सेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या हो गया दोस्तों, आप जानते हैं ये होता है कितना, सेक इनवर्स है ना, तो 0 to पाई, और इसमें से हम π/2 कम कर लेते हैं, क्योंकि sec π/2 आपका इंफिनिटी की ओर चला जाता है, sec π/2 इंफिनिटी बन जाता है, sec π/2 मतलब 1/cos π/2, और cos π 0 हो जाता है, cos π/2 आपका 0 हो जाता है, cos π/2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में रहेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए -π/2 से कम कर दिया है,
0 to पाई तो होता है, 0 to पाई में से क्या हटाया, पाई/2। शून्य से 180 अंश, उसमें से 90 नहीं है इसके बीच में, समझ लीजिए 90 डिग्री नहीं है। ये आपका सेकंड वर्ष का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और आप कह सकते हैं मुख्य मान शाखा है। तो इसके बीच में इसकी वैल्यू पढ़नी चाहिए। वो एंगल जो होगा वो इसके बीच आना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। देखो मैं एक चीज आपको और बताऊं कि आप हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूं आपको साइन पाई/6, पाई/6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। एक तो अभी तक ऐसा पढ़ा आपने, इस चैप्टर में आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि साइन, आप पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 कितना, ये होगा पाई/6। जब इनवर्स की बात आप करेंगे तो ये वैल्यू यहां आ जाएगी, देखो 1/2, और इसकी वैल्यू अब एंगल में होगी। आप समझ रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 करेंगे तो पाई/2 आएगा। साइन इनवर्स -1 तो -पाई/2 आएगा। वो एंगल के रूप में आएगा जब इनवर्स की वैल्यू, जब इनवर्स के रूप में आप देखेंगे। जैसे साइन इनवर्स, यहां पर एंगल नहीं, इस पूरे की वैल्यू अब एंगल के रूप में आएगी। आप समझ रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, उस एंगल को बताओ जिसमें साइन थीटा आपका 1/2 होता है। साइन के कितने डिग्री पे 1/2 होता है, तो आंसर आता है साइन का पाई/6 = 1/2 होता है। तो ये है इनवर्स। आप समझ रहे हैं, इधर से इधर तो फंक्शन आपका चलेगा, और इनवर्स फंक्शन इधर से इधर की तरफ चलेगा। वो तो डिटेल में लेक्चर 1 जो इसी चैप्टर का लेक्चर 1 दिया था उसमें सब आपको बता रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको चाहिए ना, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहां पड़ेगी, इसके अंदर पड़ेगी। ठीक हो गया। अब चलिए यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास है sec y = 2/√3 है, तो दिस इंप्लाइज दैट sec y = आपके पास cos 30 होता है, cos पाई/6 होता है √3/2। ये तो होता है cos 30 अंश का मान √3/2। तो sec पाई/6 निकालेंगे तो ये तो 2/√3 हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, sec 30 का मान आपका 2/√3 हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, sec पाई/6 लिख देता हूं। sec पाई/6 मतलब sec 30 अंश का मान। ठीक है, sec 30 अंश का मान हो गया। अब sec y है, क्योंकि यहां पर मैं sec के रूप में रख रहा हूं, तो sec पाई/6 आपका ये हो जाता है। एक sec y तो यहाँ है, राइट हैंड साइड में sec समथिंग है, तो sec और sec ऑपरेटर दोनों हटा दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट y = कितना हो गया, पाई/6 के रूप में आ गया। ठीक है, कितना आ रहा है, पाई/6 आ गया। और y मीन्स, y आपने ये कंसिडर किया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे sec इनवर्स 2/√3 = पाई/6 आ गया। इसकी वैल्यू, ये मैंने y माना हुआ था, y मेरे पास ये आ गया। एक्चुअली y क्या है, y तो हमारा कंसिडरेशन है, हमने रखा हुआ है। एक्चुअली y क्या है, y एक्चुअली ये है, ये रख दिया। तो अब आप कह देंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान, क्योंकि जिस ढंग से क्वेश्चन पूछा रहता है वैसे लास्ट में आंसर भी लिखना चाहिए। ये आ गया आपका पाई/6। इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछी हुई है, इसका मुख्य मान पूछा हुआ है, तो मैंने इसका मान निकाल दिया और वो इसके बीच आ गया। भाई पाई/6 कहाँ पड़ेगा, 30 डिग्री, इसके बीच तो आएगा। पाई/2 तो हटा रखा, पर 30 अंश तो यहीं पड़ेगा, आ तो गया। ठीक हो गया। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई पाई/6। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इस ढंग से करिए, आप इनको प्रैक्टिस करिए तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। वो जो टेबल आपको दी हुई है, इस एक्सरसाइज से पहले जो टेबल है उसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए।
और एट ए टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी आप जानते हैं, ये भी आपको पता है, जैसे मैं यहीं पर देख रहा था, साइन है, कॉस है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, ठीक है, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, जो भी है उनका डोमेन और रेंज इनवर्स का पूरी टेबल तैयार करनी है आपने, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 8, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू इसलिए कह रहे हैं कि उसके अंदर निकालना पड़ेगा ना उसको, सर्टेन इंटरवल के अंदर, इसलिए उसको मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर निकालना है, इसलिए उसकी वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू कह रहे हैं। नहीं तो इसके तो अनंत अनंत उत्तर आएंगे, अनंत मान आएंगे। मतलब कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू अभी जो भी आएगा तो हम केवल एक वैल्यू लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर एक ही पड़ेगा, बाकी उसके बाहर पड़ेंगे कितने, अनंत वैल्यूज, अनंत मान आएंगे इसके। परंतु हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर पढ़ने वाली, मुख्य मान शाखा के अंदर जो पढ़ रहा है बस वो लेना है केवल, ठीक हो गया। तो कॉट इनवर्स आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, आप देखिए अंडरस्टैंड, इसको मैं मान लेता हूं लेट, माना कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू मान लेता हूं y। तो दिस इंप्लाइज दैट कॉट y कितना हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, कॉट y बन गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, ठीक हो गया। अब आप कॉट की वैल्यू आप जानते हैं tan π/6 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये टेबल तो आपको तैयार करनी पड़ेगी एंगल की, ठीक है। तो कॉट π/6 कितना हो जाएगा, tan और कॉट इनवर्स फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, जिस एंगल पे π/6 पे, तो कॉट की निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/1, तो डिनोमिनेटर वाले लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, कॉट 30, ठीक हो रहा, ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अब आप देखिए, इसकी मुझे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए कॉट इनवर्स की, ठीक है। कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इसकी कॉट इनवर्स x या जो भी है, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉट इनवर्स क्या होती है, 0 से पाई होती है, ये यू ओपन इंटरवल है। कॉस में आता है क्लोज इंटरवल, कॉस का जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे ना तो वो क्लोज इंटरवल है 0 से पाई। कॉट इनवर्स का क्या है, ओपन इंटरवल है 0 से पाई, नहीं इसमें 0 है नहीं इसमें 180 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। परंतु 0 से 180 अंश के बीच में जो भी एंगल होंगे यहां पर ये सब होगा इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। ये अब मुझे y की वो वैल्यू निकालनी है जो इसके बीच हो, बस हमारा काम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सिंस cot y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इंप्लाइज दैट cot y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितने पे है, cot π/6 पे है, cot π/6, तो दिस इंप्लाइज दैट cot पे ऑपरेटर है, cot पे ऑपरेटर हटा दीजिए, y इज इक्वल टू π/6, ठीक है। और y मेरे पास क्या है, y की वैल्यू आपकी ये है, दिस इंप्लाइज दैट cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू π/6। आगे इसकी वैल्यू, तो इसी का ये वैल्यू क्या है, ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू यही तो है, नहीं तो इसकी तो इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, इसकी वैसे इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, पर जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो इसके बीच आएगी और कोई एक वैल्यू होगी, कोई एक एंगल होगा,
ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse square root of 3 is equal to 5/6। cot inverse square root of 3 का मुख्य मान कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 5/6 आ गया बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का 5/6। आप, मुझे पूरा विश्वास है आप समझ रहे होंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 5/6 मतलब कितना होगा? 30 डिग्री पे ही होगा, पर केवल 30 पे नहीं, इनफाइनाइट एंगल होंगे, 30 डिग्री नहीं, इनफाइनाइट एंगल होंगे जिन पर मतलब इनफाइनाइट एंगल होंगे वो जिनकी कॉट पर वैल्यू, कॉट की वैल्यू इनफाइनाइट एंगल होंगे जिन पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैल्यू आने वाली है। पर हमको उतने एंगल नहीं चाहिए, हमको कौन सा चाहिए? हमको वो वैल्यू चाहिए जो 0 से पाई के बीच पड़ेगी, और वो कोई एक वैल्यू होनी है, इसीलिए उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह रहे हैं। इसीलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसीलिए बनी क्योंकि यहां मैपिंग आपकी 1/1/2 होती है। कोई दो एंगल का मान कोई दो एंगल पर वैल्यू फंक्शन की कोई एक जगह नहीं जाएगी, प्रत्येक अलग अलग 1/1/2। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा जब आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर देखेंगे, मुख्य मान शाखा के अंदर देखेंगे, तो एक ही कोण होगा वो, और यहां वो एंगल आपका कौन सा होगा? 5/6 है। अब आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि क्या मतलब है इस चीज का, क्यों लिख रहे हैं बार बार इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हम क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, क्योंकि इसके तो अनंत एंगल आएंगे, इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे जिस पर कॉट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, पर हमें कौन सा चाहिए? हमको चाहिए इसके बीच का, क्योंकि हमने यहाँ इनवर्स डिफाइन कर रखे हैं। जो हमने इनवर्स निकाले किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो प्रतिलोमों की हम बात कर रहे हैं, वो केवल कहाँ डिफाइंड है? केवल वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही डिफाइंड है, उसके बाहर की बात नहीं करते, उतने ही के लिए ही ले रखा है, वही वो 1/1/2 होते हैं। ठीक है, बस अब मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा मामला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो ये वीडियो जो है यदि आपको ऑनलाइन देखने में, गूगल मीट से आप जुड़े हैं, यदि आपको माना कोई दिक्कत देखने में होती है कभी, तो इसके बाद 2-3 घंटे के बाद एक वीडियो आपका यूट्यूब चैनल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आप वहां से अपने सुविधा के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आराम से देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2, -1/2 आई थिंक नहीं, cot इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। अब देखिए अपनी बुक से आप क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो खैर यही है, पर बुक भी आप खोल करके रखना। ठीक है, मैच हो जाता है। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो तरीका वही है। लेट क्या मानूंगा? cos इनवर्स -1/2 is equal to y। This implies that cos of y कितना होगा डियर स्टूडेंट? -1/2 हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए, वैल्यू निकालने से पहले थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए कि मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स के लिए क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा, किसके लिए? और
कॉस इनवर्स एक्स ले लीजिए, कॉस इनवर्स लिखिए, जो भी आपकी इच्छा हो। कितना हो जाएगा ये आप जानते हैं स्टूडेंट, 0 से पाई होती है क्लोज इंटरवल, 0 से पाई, 0 टू पाई, ठीक है। 0 टू पाई प्लस वैल्यू ब्रांच है किसके लिए, कॉस इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है। ठीक हो गया। मुख्य मान शाखा ये है, इसके बीच का एंगल चाहिए, ठीक हो गया। अब चलिए आगे, मैं लिख लेता हूं इसको, सिंस cos ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब देखो cos नेगेटिव कब होता है, आप देखिए इसको, इस बात को तो आप जानते हैं, cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है, साइन की बात होती तो माइनस साइन हो जाना था उसने, परंतु ये cos माइनस है तो प्लस ही होगा cos थीटा, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव वाली बात तो होगी नहीं। पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, cos पाई प्लस थीटा आपका माइनस cos थीटा होता है, और cos पाई माइनस थीटा भी आपका माइनस cos थीटा ही होता है। cos पाई प्लस थीटा भी, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब बड़ी बात यह है कि cos पाई बाई 4 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप देखिए कि cos पाई प्लस पाई बाई 4 करूंगा तो ये मेरे पास माइनस cos पाई बाई 4 आएगा, और ये माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। cos पाई माइनस पाई बाई 4 आपका माइनस cos पाई बाई 4 होगा, ये भी आपका माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, देख रहे हैं। cos पाई प्लस पाई बाई 4, cos पाई माइनस पाई बाई 4, दोनों पे ये माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ। यही नहीं, cos के अनंत एंगलों पे, अनंत कोणों पे, ठीक है, ये माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आने वाला है, ठीक है। वो है सेवरल एंगल्स फॉर विच cos इज माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब कौन सा लेंगे भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, मुख्य मान निकालो। कहने का मतलब हुआ कि जो इसके बीच पड़ेगा, इस ब्रांच के अंदर पड़ेगा, जिसके लिए फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं ना, इसी इंटरवल के लिए है ये इनवर्स, यही एग्जिस्ट करता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू पढ़नी चाहिए यहां, जो भी कोण लूंगा, जो भी कोण लूंगा, जो भी एंगल लूंगा, उसकी वैल्यू यहां पढ़नी चाहिए। अब इसको देखो, इस पर भी माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इस पर भी माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। इसको यदि लूं तो ये पाई से बड़ा होगा, देखो पाई प्लस पाई बाई 4 है ना, ये तो पाई तक है, पाई प्लस पाई बाई 4 तो पाई से बाहर चला गया, मतलब इस इंटरवल में रहेगा नहीं, इसलिए ये एंगल आपका नहीं लिया। पाई माइनस पाई बाई 4 वाला जो है, यस, ये पड़ेगा इसके अंदर, नहीं पड़ेगा। पाई पाई मतलब 180 में से 45 माइनस कर दीजिए तो 0 से 180 के बीच होना है इसमें, तो इसलिए मैं इसको लूंगा ये वाला, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ y इज इक्वल टू cos, किसको लूंगा, पाई माइनस पाई बाई 4 को, सीधी सीधी बात। ये वाला एंगल लिया क्योंकि ये इसके बीच पड़ रहा है, वही ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट cos y इज इक्वल टू cos, सॉल्व कर लीजिए, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 हो गया। y की वैल्यू आपकी 3 पाई बाई 4 आ गई, 3 पाई बाई 4 आ गई। तो अब आप देख लीजिए, आंसर लिख लीजिए इसका, बस ऐसे तो करना था, ठीक है। यहां पर आंसर लिख देता हूं, आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट cos इनवर्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका हो गया 3 पाई बाई 4 हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका,
कॉस इनवर्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 पाई बाई 4, या ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मुख्य मान कितना हो गया 3 पाई बाई 4 आ गया। ठीक है उसने 3 पाई बाई, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अब आज की क्लास को ऑफ करेंगे। एक क्वेश्चन और करते देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप समझ गए होंगे कि हम बार बार प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की चर्चा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ में क्लियर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन है डेरिवेशन आपके पास, क्वेश्चन है मेरे पास कॉसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉसेक इनवर्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, अब देखो मैं क्या ले लेता हूं, लेट तरीका वही है, कॉसेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसकी वैल्यू चाहिए तो ये वहां चला गया, तो कॉसेक इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। ठीक हो गया। अब एक चीज आप जानते हैं, एंगल नेगेटिव बाद में देखते हैं, नेगेटिव का हिसाब। इस बात को आप जानते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कॉसेक एक्स। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, तो साइन पाई बाई 4 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो कॉसेक पाई बाई 4 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाए, पलट लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अब आप देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूग्राम लिख देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर किसके लिए, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान कितना होता है दोस्तों, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें आपका जीरो नहीं होता है। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें जीरो नहीं होता है क्योंकि कॉसेक जीरो आपका अनडिफाइंड हो जाता है। कॉसेक जीरो मतलब 1 बाई साइन जीरो, और साइन जीरो तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जीरो इनफाइनाइट हो गया, इसलिए जीरो हटा दिया। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्लियर हो गए। इसका मतलब वैल्यू आपकी यहां पढ़नी चाहिए 0 डिग्री के अलावा प्लस 90 और माइनस 90 के बीच में, या प्लस 90 माइनस 90 कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए, अब सॉल्यूशन करिए आगे। देखिए सिंस कॉसेक इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो कॉसेक इनवर्स y क्या लिख देंगे आप, माइनस कॉसेक पाई बाई 4, कॉसेक पाई बाई 4 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह मैंने कॉसेक पाई बाई 4 लिख दिया। और इस बात को आप जानते हैं कि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या कर लीजिए, थोड़ा सा जरा लिखने में गलती है, इसको आप ऐसा कर लीजिए, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक इनवर्स, गलत उतार में थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। देखिए क्या है मेरे पास, कॉसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना है, y है, तो दिस इंप्लाइज दैट मैं क्या लिख रहा हूं इसको,
कॉसेक वाई, कॉसेक इनवर्स इसके साथ चला जाएगा, कॉसेक वाई बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मैं कह रहा हूं कॉसेक वाई को लिख लीजिए माइनस, ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 4। कॉसेक 45 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, नेगेटिव नहीं छड़ा मैंने अभी, यही पर है, पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉसेक कितने पे, पाई बाई 45 पे होता है। तो कॉसेक वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉसेक माइनस पाई बाई 4, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, तो कॉसेक माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक पाई बाई। अभी जो माइनस पाई बाई 4 है ये इसके बीच है कि नहीं है, माइनस 45 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट वाई कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। आपने यहां से भी कॉसेक हटाया, कॉसेक हटा दिया, ठीक है, सी वाई सी है, कॉसेक यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, तो वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। और वाई क्या है, वाई आपके पास क्या है, वाई आपके पास है स्टैंड, यहां पर y मीन्स y की वैल्यू आपके पास है कॉसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका है माइनस पाई बाई 4। तो ये आ गया प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान कितना हो गया, माइनस पाई बाई 4। इसका मुख्य मान, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई आपकी माइनस पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको ये क्वेश्चन करने आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।